हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम अभी यूनिट 7 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है वो अनुवांशिक रोग वाले चैप्टर से शुरुआत की है। इसके पहले हम सैटेलाइट वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अनुवांशिक रोग में हमने ये देख लिया था कि अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझ ली थी। फिर उसके प्रकार देखे थे जिसमें हमने मेंडेलियन विकार, क्रोमोसोमल विकार, ये हमने देखा था। इसमें हमने सिर्फ कल जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कल बता चुकी थी कि अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ जाए या एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्योंकि मैं कल बता चुकी थी कि जो हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें 1 से लेकर 22 तक जो होते हैं उनको हम 1 से लेकर 22 तक में अगर कोई विकार होता है तो हम उसे ऑटोसोमल विकार कहते हैं या देह विकार कहते हैं। और अगर 23वें जोड़े में कोई समस्या होती है तो हम उसे लैंगिक विकार कहते हैं या एलोसोमल कहते हैं। तो कल हमने ऑटोसोमल वाले पूरे कंप्लीट कर चुके थे हम कल। आज हम जो देख रहे हैं वो एलोसोमल से देख रहे हैं, मतलब लैंगिक गुणसूत्रीय विकार से देख रहे हैं। अब लैंगिक गुणसूत्रीय विकार क्या होगा, तो मैंने अभी बताया कि अगर 23वें जोड़े में कोई समस्या है तो वो आएगा लैंगिक गुणसूत्रीय विकार में। देखो, यदि मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र के 23वें जोड़े में असमानता पाई जाती है तो वो क्या होगा, लैंगिक गुणसूत्रीय विकार होगा। क्योंकि 1 से लेकर 22 तक को हम कल ही देख चुके हैं ऑटोसोमल में। इसके अंतर्गत कौन कौन से विकार आते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल और सुपर मेल। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है हमें। सबसे पहले देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। इसको समझाने के पहले जो है वो ये पता होना चाहिए, और ये हमको सबको पता है कि अगर एक्स एक्स है मतलब वो फीमेल है, और अगर एक्स वाई है तो वो क्या होगा, मेल होगा। इतना हम सभी को पता है। 23वें जोड़े में, अब 23वें जोड़े में अगर एक क्रोमोसोम की कमी आ जाए तो उसको देखो, एक क्रोमोसोम की कमी आना मोनोसोमी कहलाती है, और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो हम उसे ट्राइसोमी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 23वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की कमी है। ठीक है। इसमें जो हो रहा है वो 22वें जोड़े तो वैसे के वैसे हैं, जो 23वां जोड़ा है अब क्या होना चाहिए, या तो एक्स एक्स होना चाहिए मतलब फीमेल, या एक्स वाई होना चाहिए। पर यहाँ तो एक्स के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स जीरो है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्स जीरो होगा 23वां जोड़ा। ठीक है, मतलब इसमें कुल 46 की जगह 45 गुणसूत्र ही है, एक गुणसूत्र की कमी है इसमें। इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें जननांग जो है बच्चे के विकसित नहीं हो पाते, उसका कद जो है वो छोटा होता है, और हाथ पैर सूजे हुए होते हैं उसके। हालांकि इनका उपचार नहीं होता है, पर फिर भी उपचार के तौर पर अगर हम देखें तो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन की डोज नियंत्रित दी जाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन क्या है। तो ये दोनों हार्मोन्स हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, तो हम सभी को पता है कि हमारी किडनी जो होता है, वृक्क होता है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, और उसकी वहां से जो है ये हार्मोन निकलते हैं। अगर हम देखें तो एंड्रोजन हार्मोन की हम बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, पर ये मेल में जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। और इसी कारण जो है वो मेल में अगर हम देखेंगे तो मेल जो पुरुषों की आवाज का भारी होना, या फिर हम देखेंगे दाढ़ी मूंछ का आना, या फिर जो है वो टेस्टिस का विकास, ये सब एंड्रोजन से हो रहा है। वहीं पर अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करेंगे तो ये महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, उनमें ज्यादा एक्टिव होता है ये हार्मोन, और इसके कारण महिलाओं में मासिक धर्म का आना या अंडाशय का विकास, ये सारी चीज है। तो ये दोनों हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इनको दिया जाता है उपचार के तौर पर टर्नर सिंड्रोम में। इंपॉर्टेंट क्या है कि 23वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की कमी होती है, एक्स जीरो से हम इसे दर्शाते हैं। आगे देखते हैं, तो आता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो ट्राइसोमी हो जाएगी। अभी हमने देखा टर्नर में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम की कमी आ रही है। क्लाइनेफेल्टर में जो है वो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, और वो भी वाई वाला। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है, तो वाई वाला क्रोमोसोम बढ़ता है। मतलब 22वें जोड़े तो वैसे के वैसे हैं, 23वें में क्या हो रहा है, एक्स एक्स और वाई। अब क्योंकि एक्स वाई जो है वो बताता है मेल को, पर क्योंकि एक और एक्स है इसमें जो ये बता रहा है कि वो व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो मेल तो होगा, पर उसमें फीमेल हार्मोन जो है वो ज्यादा विकसित होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा है। इसलिए प्रभाव क्या होगा इसका, कि उसमें जननांग विकसित नहीं हो पाएंगे, लंबाई जो है वो सामान्य से अधिक होगी। इसके अलावा जो है वो टेस्टिस का आकार छोटा होगा। अगर हम उपचार देखिए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है और काउंसलिंग की जाती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी जो है वो मेल्स में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल क्या होता है, तो इसमें 23वें जोड़े में एक्स एक्स के स्थान पे ट्रिपल एक्स हो जाता है। अब हमको ये तो पता है कि एक्स एक्स है मतलब फीमेल तो होगी, पर अगर उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा, एक्स वाला आ जाए, तो वो ट्रिपल एक्स हो जाएगा, मतलब सुपर फीमेल।
अब यहाँ सुपर फीमेल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ताकतवर होगी। सुपर फीमेल का प्रभाव ये होता है कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता उस बच्चे का, और वो जो महिला होगी उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, मतलब बांझपन होगा उसमें। सुपर फीमेल की बात हम देखते हैं तो सुपर मेल, इसमें 23वें जोड़े में क्या होगा, एक्स वाई तो है तभी तो वो मेल होगा, और उसमें एक और एक्स्ट्रा वाई जुड़ जाएगा, उसको बोल देंगे सुपर मेल। ये जो है इसका प्रभाव क्या होगा कि वो हाइपर एग्रेसिव होगा, मतलब आक्रामक व्यवहार होगा उसका, और उसका विकास भी जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, तो कल हम लोग अभी जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अनुवांशिक रोग का एक प्रकार है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हमने दोनों पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए हैं, उसके दोनों प्रकार। ऑटोसोमल मतलब दैहिक वाला भी, जिसमें 1 से लेकर 22वें जोड़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और एलोसोमल मतलब कि लैंगिक वाला भी, जिसमें 23वें जोड़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब हम अनुवांशिक रोग का दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेंडेलियन असामान्यता। मेंडेलियन असामान्यता में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम में हमने जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने देखा कि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो रही है। मेंडेलियन में जो है वो जीन्स को लेकर जो है वो समस्या होती है। अब ये अप्रभावी और प्रभावी क्या है, तो जीन जो है वो दो प्रकार के होंगे। अप्रभावी जीन क्या होगा, ऐसा जीन जो दोनों में होगा, मतलब क्या होगा, जो जोड़ा बनता है क्रोमोसोम का वो एक पिता की तरफ से और एक माता की तरफ से आता है। तो अगर वो दोनों के क्रोमोसोम में अगर वो जीन है तभी वो दिखाई देगा प्रभावी, नहीं तो नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी। ठीक है ना, अप्रभावी जीन होगा, क्योंकि अगर वो किसी एक में है तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो प्रभावी जीन क्या होता है, ऐसा जीन जो दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम में भी होगा तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभावी जीन बोलेंगे। ये तो थोड़ा सा है वो डिफिकल्ट जरूर लगता है समझने में, पर अगर एक बार हमने समझ लिया तो फिर इजी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखो जैसे कि हमने क्रोमोसोमल में दो प्रकार देखे उसके, हमने देखा था एक दैहिक मतलब कि जो 1 से लेकर 22वें जोड़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और लैंगिक यानी कि 23वें जोड़े में। ऐसे ही हम इसमें भी देखेंगे ऑटोसोमल यानी कि दैहिक, और एलोसोम यानी कि लैंगिक वाला। तो ऑटोसोमल में देखते हैं मतलब दैहिक, मतलब 1 से 22वें जोड़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको ऐसे याद रखना है। तो ऑटोसोमल में हम अप्रभावी और प्रभावी, अभी मैंने जीन्स बताया कि अप्रभावी जीन क्या होता है, प्रभावी क्या होता है, तो हम सबसे पहले अप्रभावी वाले को देखेंगे। तो आज हम ऑटोसोमल के अप्रभावी वालों को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है बहुत ज्यादा, तो बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा, पर इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर ये याद रखने में आसान होगा। बस हमें इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है कि कौन सा जो है वो जोड़ा प्रभावित हो रहा है, कौन से नंबर का गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है, और इसका प्रभाव क्या हो रहा है। मेन तो हमें ये याद रखना है। अब हम देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या क्या होता है इसमें, इसमें 12वां क्रोमोसोम जो है वो प्रभावित होता है। इसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अभाव होता है। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा। अब टायरोसिन क्या होता है, तो ये जो टायरोसिन होता है वो हमारे जो मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे डोपामिन वगैरह निकलता है, तो ये सारी चीजों का संश्लेषण करना, इनको कंट्रोल करना, इसका काम होता है टायरोसिन का। अगर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन रहा है, क्योंकि यही एंजाइम होगा जो टायरोसिन को बनाएगा, अगर यही नहीं बन रहा है तो टायरोसिन नहीं बनेगा, और टायरोसिन नहीं बनेगा तो हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क का विकास जो है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा है एलेकेप्टोनूरिया। एलेकेप्टोनूरिया में क्या होता है, इसमें तीसरे नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है। अगर हम देखें तो इसमें जो है वो टायरोसिन का अपघटन नहीं होता। टायरोसिन का अपघटन नहीं होगा, जिससे होमोजेंटाइसिक अम्ल का जमाव होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, टायरोसिन का अपघटन नहीं होता है, और उसके कारण जो है वो होमोजेंटाइसिक अम्ल का जमाव होने लग जाता है, और जिससे क्या होता है, मूत्र जो है उसका काले रंग में बदलना शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमको एलेकेप्टोनूरिया में क्या याद रखना है कि इसमें तीसरा गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है, और क्योंकि टायरोसिन का अपघटन नहीं हो रहा है इसलिए इसका प्रभाव ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है, तो टायरोसिनेज एंजाइम का अभाव होता है, और इससे मिलेनिन नहीं बनता, क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम ही जो होता है वो हमारे शरीर में मिलेनिन का प्रोडक्शन दिखता है। मिलेनिन क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि जो कॉम्प्लेक्शन, किसी जो लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, हम क्या बोलते हैं, उनमें मिलेनिन जो है वो ज्यादा है। जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं मतलब उनमें मिलेनिन की कमी होती है। तो अगर टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा, मतलब मिलेनिन जो है वो नहीं बनेगा, और वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर क्या होगा कि उसकी जो स्किन होगी वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होगी, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे एल्बिनिज्म, क्योंकि इसमें मिलेनिन ही नहीं बन रहा। इसके बाद हम देखेंगे थैलेसीमिया। इसको अच्छे से समझना, थैलेसीमिया क्या होता है। ये हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं कि आरबीसी जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है,
और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का को पहुंचाने का काम करता है हर जगह। अब क्या होगा कि अगर हीमोग्लोबिन का उत्पादन इससे थैलेसीमिया से प्रभावित होगा, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने वाली अमीनो एसिड की श्रृंखला में से एक के निर्माण में जो है वो असंतुलन होता है। मतलब कोई एक श्रृंखला जो होती है वो कैसी होती है, ठीक नहीं होती है। उससे क्या होता है, थैलीसीमिया हो जाता है। अब थैलीसीमिया में हम देखेंगे ये अल्फा और बीटा क्या होती है, चेन ही होती है, ठीक है ना, अमीनो एसिड की। तो अगर हम देखेंगे कि अल्फा थैलीसीमिया जिसे हम बोलते हैं थैलीसीमिया माइनर, और बीटा थैलीसीमिया जिसे हम बोलते हैं थैलीसीमिया मेजर। अल्फा थैलीसीमिया या थैलीसीमिया माइनर क्या होता है, इसमें 16वें गुणसूत्र जो है वो प्रभावित होता है, 16वें नंबर का गुणसूत्र। और बीटा थैलीसीमिया जो होता है इसमें 11वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है। मेन तो हमें ये याद रखना है कि थैलीसीमिया है क्या, तो मेंडेलियन रोग है, ठीक है। इसके बाद हमको ये याद रखना है कि थैलीसीमिया जो है इससे क्या हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन जो है वो इससे प्रभावित होता है। अब अगर बॉडी में अच्छे से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उससे क्या होगा, त्वचा पीली पड़ने लग जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, अपर्याप्त भूख लगेगी, ठीक है ना, तो शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। तो ये होती थैलेसीमिया। ये दो प्रकार हमने देखे कि अल्फा थैलेसीमिया या जिसे हम थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं, उसमें 16वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है। जबकि बीटा थैलेसीमिया जिसे हम थैलेसीमिया मेजर बोल रहे हैं, उसमें 11वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इसमें 7वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है। और इसमें पसीने में सोडियम क्लोराइड की क्षति होने लग जाती है, नलियों का अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो हमको ये याद रखना है अच्छे से कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में 7वें नंबर का गुणसूत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आता है टेसेम्स रोग। टेसेम्स रोग में क्या हो रहा है, 15वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बीटा हेक्सो सेमिनिडेज एंजाइम का जो है वो इसमें अभाव होता है, जिसके कारण मस्तिष्क की क्षति। तो टेसेम्स रोग में हमको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, मस्तिष्क की क्षति होने लग जाती है। और कौन से नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो 15वें नंबर का। इसके बाद आता है गाउचर रोग। गाउचर रोग जो होता है इसमें पहले नंबर का गुणसूत्र जो है वो प्रभावित होता है। इसमें अगर हम देखें तो लाइसोसोमल एंजाइम का अभाव होता है। हमको सभी को पता है कि लाइसोसोमल एंजाइम क्या होता है, एक पाचक एंजाइम होता है। तो अगर लाइसोसोमल एंजाइम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, सेरिब्रोसाइट का जमाव होने लग जाएगा। और अगर सेरिब्रोसाइट का जमाव होने लगता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि लीवर के आकार में वृद्धि होगी, और भी अन्य समस्याएं जो है इससे पैदा होती है। तो गाउचर रोग में जो है वो पहला गुणसूत्र प्रभावित होता है। इस प्रकार हमने जो है वो मेंडेलियन विकार जो है उसमें हमने अप्रभावी वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। मेंडेलियन विकार में ऑटोसोमल यानी कि जो दैहिक विकार होगा उसमें हमने अप्रभावी वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि इसी में अप्रभावी में एक रोग है, वो है सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि अलग से मेंशन है इसलिए कल मैं इसको जो है वो और ज्यादा अच्छे से बताऊंगी, सिकल सेल एनीमिया वगैरह क्या होता है। और फिर उसके बाद जो है हम प्रभावी विकार पे चलेंगे, और फिर इसको हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो कल जो है वो अनुवांशिक रोग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप लेक्चर को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।